नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं आदिकाल। तो कल हमने आदिकाल की चारों श्रेणियों के बारे में पढ़ा, जिनमें प्रथम थी रासो साहित्य। तो हमने रासो साहित्य की विशेषताएं और रासो साहित्य की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ा। रासो साहित्य की विशेषताएं और रचनाओं के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य की व्युत्पत्ति। रासो साहित्य की व्युत्पत्ति। रासो साहित्य की व्युत्पत्ति। तो रासो जो शब्द है, इसकी व्युत्पत्ति है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग शब्दों से मानी गई है। यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों से इसकी व्युत्पत्ति मानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो रसायन शब्द से मानी है। रसायन शब्द से मानी है। शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। रसायन शब्द से मानने के पीछे कारण क्या था? तो आचार्य शुक्ल जी ने नरपति नालय की एक रचना है विसल देव रासो, उसका एक पद है 1272 मजारी जेठ बदी नवी बुधवारी नालय रसायन आरंभ शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। इस विसल देव रासो के जो पद हैं उसके आधार पर शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। अब हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो एक क्रम में बताई। मतलब रासक, रासक से रासय, रासा और रासो। रासक इसका कर्म है रासक, रासक से रासय, रासय से रासा और रासा से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई। ये द्विवेदी जी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति का क्रम है। रासक तो जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। रासक शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। रासक, रासय, रासा, रासो। जो द्विवेदी जी का मत है वो सर्वमान्य है। इस मत को सभी ने स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति का क्रम है रासक, रासय, रासा और रासो। ये जो क्रम है वो सर्वमान्य है, सभी ने इसको स्वीकार किया है। और रासक जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। फिर हम देखेंगे गारसा दतोसी। गारसा दतोसी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसु या राजसुई से बताई है। गारसा दतोसी। गारसा दतोसी। तो गारसा दतोसी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो राजसु या राजसुय से मानी है। यह शब्द मानने के पीछे कारण है कि गारसा दतोसी का जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार देला इतरेतुर एंदुये हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ में चंद्रवरदाई की जो रचना है उसको पृथ्वीराज राजसु कहा गया है। तो गारसा दतोसी का जो इतिहास ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ में चंद्रवरदाई की रचना जो पृथ्वीराज रासो है उसे रासो ने मान के राजसु माना है। चंद्रवरदाई की जो रचना है उसे पृथ्वीराज राजसु कहा है। तो इस शब्द के आधार पर गारसा दतोसी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसुई से
मानी है। अब हम देखेंगे आगे, पंडित श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। पंडित श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल, इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो रहस्य शब्द से मानी है। पंडित श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। इसके पीछे कारण यह है कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा हिंदी शब्द सागर का संपादन किया गया था। तो हिंदी शब्द सागर के जो संपादक थे उन्होंने रासो शब्द को रहस्य कहा है, इसलिए इन्होंने भी रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो रहस्य से मानी है। यानी नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा हिंदी शब्द सागर के जो संपादक जिनका इन्होंने संपादन किया था उसके जो संपादक हैं उन्होंने रासो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति रहस्य से बताई, इसलिए पंडित श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से मानी है। फिर हम देखें दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो रास से मानी है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से मानी। ये थे अलग अलग विद्वानों के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति के अलग अलग शब्द। गारसा दतोसी ने राजसू या राजसूय मानी है क्योंकि इनका जो इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी में जो चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज राजसू, इसके आधार पर इन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसू से मानी है। पंडित श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से मानी है और दशरथ शर्मा ने रास शब्द से। तो ये थी रासो साहित्य की व्युत्पत्ति और हमने रासो साहित्य की विशेषता भी पढ़ी और उनकी प्रमुख रचनाएं भी पढ़ी। तो रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं थी, पहली थी विसल देव रासो। तो अब हम पढ़ेंगे विसल देव रासो के बारे में। विसल देव रासो। विसल देव रासो। विसल देव रासो को जो रचना काल है वो है 1155 ईस्वी। रचना काल 1155 ईस्वी और इसके रचनाकार है नरपति नालय। रचनाकार है नरपति नालय। इस रचना का रचनाकाल 1155 ईस्वी है लेकिन विक्रम संवत है 1212। 1212 विक्रम संवत। कुछ ही इतिहासकारों ने इस जो विक्रम संवत है वो 1272 भी माना है, लेकिन 1212 है वही सही है। 1272 मानने के पीछे कारण है कि विसल देव रासो का एक पद है 1272। 1272 1272 मझारी। मझारी 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। जेठ बदी नवमी बुधवारी 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी नालय रसायन आरंभ। नालय रसायन आरंभ। नालय रसायन आरंभ
शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी, शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी, ब्रह्म कुमारी, ये जो पद हैं 1272 जो शब्द है, इसके आधार पर कुछ इतिहासकारों ने विशलदेव रासो का समय है वो 1272 विक्रम संवत माना था, जबकि यह सही नहीं है। 1212 को ही स्वीकार किया गया था। इसी पद के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी थी। इसी पद के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी और इसी पद के आधार पर 1272 शब्द देखकर कुछ इतिहासकारों ने विशलदेव रासो का समय 1272 विक्रम संवत माना है, जबकि 1212 विक्रम संवत है। रचना काल है 1155 ईस्वी और रचनाकार है नरपति नालय। अब हम पढ़ेंगे आगे इस रचना के बारे में विशेष। विशलदेव रासो 1155 ईस्वी, नरपति नालय, ये मोस्ट है। अब आगे हम पढ़ेंगे विशेष। इस रचना में पद है वो है 12। पद कितने हैं? 12। इस रचना में 12 पद हैं और कुल छंद है वो है 128 छंद। छंद कितने हैं? 128 छंद। कुल छंद है वो है 128 छंद। तो सर्वप्रथम इन छंदों का जो संपादन है वो कामता प्रसाद गुरु के द्वारा किया गया था। संपादन, सर्वप्रथम संपादन कामता प्रसाद गुरु। संपादन कामता प्रसाद गुरु के द्वारा किया गया था। कुल छंद 128 हैं। सर्वप्रथम संपादन कामता प्रसाद गुरु के द्वारा। और इस रचना में, ये रचना क्या है? इस रचना में मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती तथा अजमेर के राजा थे विशलदेव तृतीय, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, उनके प्रेम विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। मतलब इस रचना के अंदर मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री राजमती, मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री भोज परमार की पुत्री राजमती, भोज परमार की पुत्री राजमती तथा अजमेर के शासक विशलदेव तृतीय, विशलदेव तृतीय, जिसे विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। विशलदेव तृतीय के प्रेम विवाह है, मतलब इनके विवाह, फिर वियोग यानी इनके बिछुड़ने और वापस मिलने का कथा का वर्णन किया गया है। प्रेम विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। पुनर्मिलन, पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। कथा का वर्णन। विशलदेव रासो में मालवा के भोज परमार की, मालवा के शासक भोज परमार की पुत्री राजमती तथा अजमेर के शासक विशलदेव तृतीय, जो विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इनके प्रेम विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है।
तो इस रचना में जो नायिका है वो है राजमती। नायिका कौन है? राजमती। और नायक है विग्रहराज तृतीय। नायक है विसलदेव विसलदेव तृतीय, यानी विग्रहराज चतुर्थ भी कह सकते हैं। विग्रहराज नायिका है राजमती और नायक है विसलदेव तृतीय। तो इन दोनों की प्रेम विवाह की कहानी, वियोग और पुनर्मिलन की जो कथा है वो इसमें वर्णन किया गया है। अब हम देखेंगे इस रचना की श्रेणी। इस रचना को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इस रचना को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इस रचना को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो इस रचना का खंड है, पहला खंड या पहली श्रेणी, उसमें राजमती और विग्रहराज तृतीय के विवाह का वर्णन किया गया है। प्रथम खंड में, प्रथम खंड, प्रथम खंड में इनके प्रेम विवाह का वर्णन है। प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है। प्रथम खंड में राजमती और विसलदेव तृतीय के प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है। और दूसरे खंड में राजमती के व्यंग्य से रुष्ट होकर विसलदेव का उड़ीसा चले जाना और 12 महीनों तक वहीं रहने का वर्णन मिलता है। द्वितीय खंड, द्वितीय खंड में राजमती के व्यंग्य से, राजमती के व्यंग्य से रुष्ट होकर विसलदेव का उड़ीसा चले जाना, उड़ीसा चले जाना और 12 महीनों तक, 12 मास तक वहीं रहना, वहीं रहने का वर्णन मिलता है, वर्णन है। तो प्रथम खंड में प्रेम विवाह का वर्णन, द्वितीय खंड में राजमती के व्यंग्य से रूष्ट कर या रुष्ट होकर विसलदेव का उड़ीसा चले जाना और 12 मास तक वहीं रहने का वर्णन मिलता है। विसलदेव का उड़ीसा चले जाना और 12 मास तक वहीं रहने का वर्णन मिलता है। तीसरा खंड, तीसरे खंड में राजमती के 12 मास के वियोग का वर्णन किया गया है, यानी उन्होंने 12 महीनों में वियोग क्या कष्ट सहन किए उसका वर्णन किया गया है। तृतीय खंड, तृतीय खंड में राजमती के 12 महीनों या मास के वियोग का वर्णन किया गया है। 12 मास वियोग का वर्णन है। इन 12 मास, राजमती के 12 मास के वियोग का वर्णन है। 12 मास के वियोग यानी 12 मास को 12 मासा भी कहा जाता है, 12 मासा। और 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम विसलदेव रासो रचना में देखने को मिलता है। इसे 12 मासा भी कहा जाता है। चतुर्थ खंड, चतुर्थ खंड में विसलदेव का उड़ीसा से वापस आ जाना और इन दोनों का पुनर्मिलन का वर्णन है। चतुर्थ खंड में विसलदेव का
उड़ीसा से वापिस आना, से वापिस आ जाना, और पुनर्मिलन का वर्णन है। पुनर्मिलन का वर्णन है। तो ये थे विशलदेव रासो के 4 खंड। तीसरे खंड में राजमती के 12 मास के वियोग का वर्णन है। चतुर्थ खंड में विशलदेव का उड़ीसा से वापिस आ जाना और इन दोनों के पुनर्मिलन का वर्णन है। अब हम देखेंगे अन्य तथ्य, इस रचना में और क्या विशेष है। विशेष तथ्य, अन्य विशेष तथ्य। विशलदेव रासो जो रचना है, इस रचना में प्रत्येक स्थान पर वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस रचना में प्रत्येक स्थान पर वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस रचना में प्रत्येक स्थान पर वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस रचना में प्रत्येक स्थान पर वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, इस रचना में साहित्यिक भाषा का प्रयोग न करके राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशीय भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी इस रचना में साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है। इस रचना में साहित्यिक भाषा का प्रयोग न करके राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशीय भाषा का प्रयोग हुआ है। और मध्य देशीय भाषा का प्रयोग हुआ है। इस रचना में साहित्यिक भाषा का प्रयोग न होकर के राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशीय भाषा का प्रयोग हुआ है। रस, अब इस रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती। कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस वियोग व संयोग रस है। श्रृंगार रस की प्रधानता, योग व संयोग। श्रृंगार रस की प्रधानता। तो ये थी विशलदेव रासो रचना, जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा रासो साहित्य की व्युत्पत्ति। रासो साहित्य की व्युत्पत्ति है वो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग शब्दों से की गई। तो सबसे पहले हमने देखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तो शुक्ल जी के अनुसार रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो रसायन शब्द से हुई। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से हुई थी। तो रसायन शब्द से होने के पीछे कारण है कि विशलदेव रासो जो रचना है, नरपति नाले की जो रचना विशलदेव रासो, उसका एक पद है 1272 मझारी जेठवदी नवमी बुधवारी नाले रसायन आरंभ शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। इस पद के आधार पर शुक्ल जी ने
रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। फिर हमने देखा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो द्विवेदी जी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति का क्रम है रासक, रासय, रासा और रासो। रासक, रासय, रासा, रासो, यह जो क्रम है वो सर्वमान्य है, सभी ने इसे मान्यता प्रदान की है। तो रासक जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। फिर हमने देखा गारसा ततोसी के अनुसार, गारसा ततोसी के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसु या राजसूय शब्द से हुई थी। तो इसके पीछे कारण यह है कि गारसा ततोसी का इतिहास ग्रंथ है इस्तवार दला एत लिटरेतर एंदुई है हिंदुस्तानी। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में चंद्रबरदाई की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, उसे पृथ्वीराज रासो ने पढ़कर पृथ्वीराज राजसु पढ़ा, तो उस आधार पर उन्होंने रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसु से मानी। फिर हमने देखा पंडित श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल। पंडित श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य शब्द से हुई। रासो शब्द की व्युत्पत्ति है वो रहस्य शब्द से हुई। तो रहस्य शब्द से होने के पीछे कारण है कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा संपादन किया गया था हिंदी शब्द सागर का। हिंदी शब्द सागर के जो संपादक थे उन्होंने रासो शब्द को रहस्य माना था, इसलिए पंडित श्यामल दास व काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रहस्य से मानी है। फिर हमने देखा दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा के अनुसार रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास शब्द से हुई है। फिर हमने पढ़ा विसल देव रासो। रासो साहित्य की प्रमुख रचनाओं में पहली रचना थी विसल देव रासो। विसल देव रासो का जो रचना काल है वो है 1155 ईस्वी, 1155 ईस्वी, और इसके रचनाकार है नरपति नालय। 1155 ईस्वी रचनाकार नरपति नालय। तो विक्रम संवत है वो है 1212 विक्रम संवत जो सही है। कुछ इतिहासकारों ने 1272 विक्रम संवत भी माना था, वो इस दोहे या इस पद के आधार पर, जो ये शब्द है 1272, इसके आधार पर कुछ विद्वानों ने या इतिहासकारों ने विसल देव रासो का समय 1272 विक्रम संवत बताया है कि 1212 ही मान्य है। फिर हमने देखा इस रचना के बारे में विशेष। तो इस रचना में पद है वो 12 है और कुल छंद 128 छंदों का प्रयोग हुआ। कुल छंद है 128। तो इन छंदों का सर्वप्रथम संपादन कामता प्रसाद गुरु के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम संपादन कामता प्रसाद गुरु। इस रचना में किसका वर्णन है? इस रचना में मालवा के शासक थे भोज परमार की पुत्री राजमती तथा अजमेर के शासक विसल देव तृतीय, जिसे हम विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, इनके प्रेम विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। तो इस रचना में जो नायिका है वो है राजमती, नायिका राजमती, और नायक है विसल देव तृतीय। विसल देव रासो जो रचना है, इस रचना को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में इस रचना को बांटा गया है, या 4 खंडों में इस रचना को बांटा गया है। तो प्रथम जो खंड है, प्रथम खंड में राजमती और विसल देव तृतीय के विवाह का वर्णन मिलता है। प्रथम खंड में राजमती और विसल देव तृतीय के विवाह का वर्णन है। दूसरा खंड, द्वितीय खंड में राजमती के व्यंग्य वचनों से रुष्ट होकर विसल देव तृतीय का उड़ीसा चले जाना और 12 मास तक वहीं रहने का वर्णन मिलता है। 12 महीनों तक उड़ीसा रहने का वर्णन मिलता है विसल देव तृतीय का। फिर हमने देखा तीसरा खंड, तृतीय खंड। इस खंड में राजमती के 12 मास के वियोग का वर्णन है। 12 महीनों का जो अलग अलग महीनों का जो वियोग है उसका वर्णन है, किस प्रकार उन्होंने वो 12 महीने मतलब काटे थे।
तो इस 12 मास के वियोग का वर्णन है तीसरे खंड में, तो इसे 12 मासा भी कहा जाता है। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम विसलदेव रासो रचना में ही मिलता है। चतुर्थ खंड, चौथे खंड में विसलदेव का उड़ीसा से वापिस आ जाना और इन दोनों के पुनर्मिलन का वर्णन है। चतुर्थ खंड में पुनर्मिलन का वर्णन है। फिर हमने देखा इस रचना के बारे में अन्य विशेष तथ्य। तो इस रचना के प्रत्येक स्थान पर वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इस रचना के प्रत्येक स्थान पर वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इस रचना में साहित्य की जो भाषा है उसका प्रयोग नहीं हुआ। साहित्यिक भाषा का प्रयोग न करके राजस्थानी, ब्रज और मध्य देशीय भाषा का प्रयोग हुआ है। और रस है वो है श्रृंगार रस, श्रृंगार रस की प्रधानता है। और इस रचना में जो काव्य है वो है मुक्तक काव्य। काव्य काव्य है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य छंद हमने देखे 128, पद 12, रस श्रृंगार रस। ये थी विसलदेव रासो रचना।